तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो राइटियस फैक्शन के लोग होते हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले होते हैं वो सारे के सारे माउंट हुआ में पहुंच जाता है। और इस बार यहाँ पर सीन जो होता है वो टैंक फैमिली का दिखाया जाता है। तो टैंक फैमिली के एल्डर जो होते हैं वो अपने डिसाइपल के साथ बैठे होते हैं और उनका डिसाइपल उनसे कहता है कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो एल्डर उससे कहता है कि चलो अच्छी बात है कि वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग यहाँ पर सबसे लेट पहुंचे हैं। तो एल्डर उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पर इतना टाइम क्यों लग रहा है, अगर यहाँ पर वो नहीं आते तो फिर तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाली बात है। तो उनका डिसाइपल उसे कहता है जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आज वो यहाँ पर नहीं आते तो फिर यहाँ पर सभी लोग हमारी ही म्यूजियम अलायंस की तरफ देखते, क्योंकि हमने अपनी यहाँ पर एक म्यूजियम अलायंस बना रखी है और सभी लोगों को यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो जाता कि उनकी म्यूजियम अलायंस हमारी म्यूजियम अलायंस से डरती है। इसी वजह से वो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक जाल बिछाया है, ये कंपटीशन रखा, लेकिन इसके बावजूद उनके जो जनरल स्ट्रेटजीज हैं उन्हें यहाँ पर अपने लोगों को भेजना ही था इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ ये एक ऐसा जाल है जिसे अवॉइड करना पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से वो अपने पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर भेज रहे हैं। बताओ पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। तो उनका डिसाइपल उन्हें बताता है कि जैंगिल, सैंग होंगवान, पेंग डोजियोक और साथ ही वो वी सानो का नाम लेता है। तो एल्डर से कहते हैं कि डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड वी सानो, इसका मतलब यह है कि वी सानो से फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वी सानो जो है अब यहाँ पर एक एल्डर लेवल तक पहुंच चुका है। अब वो यहाँ पर कोई बच्चा नहीं रहा, ना ही कोई यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला कोई पार्टिसिपेंट रहा है। लास्ट टाइम उसने यहाँ पर अपने आप को राइजिंग यूथ मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन का विनर घोषित किया था। इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उससे निमटने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है। तो उनका डिसाइपल कहता है जी मास्टर मेरे पास उससे निमटने का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो जीत हमारी होने वाली है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार जीत हमारी ही होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारी इस दुनिया में हमारी म्यूजियम वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पर आने वाले को कोई एक्नॉलेज नहीं करता, हमेशा विनर को एक्नॉलेज किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन वाले की होती है और सारी की सारी रिस्पेक्ट और इज्जत भी फर्स्ट पोजीशन वाले की होती है। सेकंड पोजीशन वाले को कोई पूछता भी नहीं है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, चाहे उसने यहाँ पर फर्स्ट आने वाले के साथ कितनी ही पावरफुल बैटल क्यों ना की हो। तो अपने डिसाइपल से कहते हैं तो लड़के क्या तुम यहाँ पर वी सानो से फाइट करने के लिए तैयार हो, और क्या तुम यहाँ पर उसे फाइट में हराने के लिए तैयार हो, क्या तुम उसे फाइट में हरा पाओगे। तो उनका डिसाइपल से कहता है जी मास्टर मैं यहाँ पर उसको हरा सकता हूँ, लेकिन इस बार जब यहाँ पर कंपटीशन खत्म होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शिजुआन की टैंक फैमिली फिर से अपनी वो खोई हुई इज्जत वापस हासिल कर लेगी और टैंक फैमिली यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज के अंदर लीडर बनकर सामने आएगी। तो इस डिसाइपल का नाम टैंक जोंग होता है। तो एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम इस बार यहाँ पर इस कंपटीशन के विनर जरूर बनोगे, लेकिन क्या यहाँ पर कुछ और तैयारी करने की जरूरत है, क्या इस बार यहाँ पर कोई और पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पर नजर रखना जरूरी है। तो डिसाइपल कहता है कि हाँ एक और चीज़ है जो मुझे काफी ज्यादा परेशान की जा रही है। तो एल्डर उसे कहते हैं बताओ कि वो क्या चीज़ है। तो वो उसे कहता है कि सर इस बार जो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स आए हैं पार्टिसिपेंट्स में से एक डिसाइपल ऐसा है जिसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर उसे कहते हैं कि वाकई में तुम यहाँ पर किसी को आइडेंटिफाई नहीं पा रहे, क्या वो प्रीवियस जनरेशन से है या फिर न्यू जनरेशन से, आखिर वो कौन है। तो इसी के साथ ही हमारा जोंग कहता है कि मैंने यहाँ पर उस लड़के को देखा है जब बाकी के सभी लोग वहां पर काम कर रहे थे, सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी डिसाइपल्स को वहां पर भारी भारी सामान उठाना पड़ रहा था, लेकिन वो लड़का कैरेज के ऊपर छत के ऊपर चढ़कर बड़े आराम से सो रहा था। और उसके बाद जब मैंने देखा कि बाकी के सभी एल्डर्स भी वहीं पर थे, सभी बच्चे भी वहीं पर थे, वो लड़का जो था वो अकेला वहां पर रूम के अंदर चला गया जबकि एल्डर्स वहीं पर खड़े रह गए, किसी एल्डर ने उसे रोका भी नहीं। और ये बड़ी बदतमीजी की बात होती है जबकि एल्डर वहां पर खड़े हों और लड़का आराम करने के लिए पहले अंदर चला गया हो। ये बात सुनते ही एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा पहले कभी तो नहीं सुना, क्योंकि म्यूजियम ऑर्थोडॉक्स के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और बच्चों को बहुत ज्यादा खास डिसिप्लिन सिखाते हैं। जब तक एल्डर्स आगे नहीं जाएंगे तब तक डिसाइपल्स वहीं पर खड़े रहते हैं। तो फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर उस लड़के के बारे में कुछ पता चला कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है। तो टैंक जोंग उनसे कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर बस इतना पता चला है कि वो वी सानो का छोटा भाई है, वो वी गोंगडोंग का छोटा बेटा है, यानी कि वो यहाँ पर दो भाई हैं और दूसरा भाई दोनों यहाँ पर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर सोच रहे होते हैं क्या वाकई में यहाँ पर वी गोंगडोंग के दो बेटे हैं और दोनों बेटे यहाँ पर इस कंपटीशन में आए हैं। ये बात काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है यहाँ पर वी गोंगडोंग ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वी सानो और वी गोंगडोंग दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा डिसिप्लिन मार्शल मास्टर्स हैं और दोनों नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा और उनका भाई जो है वो यहाँ पर इस तरह का लेजी इंसान हो, यहाँ पर वो सोया रहे, यहाँ पर एल्डर्स के साथ बदतमीजी करे। इसी वजह से मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता
लगता है कि म्यूरियम अलायंस ने किसी हिडन कार्ड को यहाँ पर भेजा, वो लड़का कुछ खास हो इसी वजह से उसे यहाँ पर इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो एल्डर से कहते हैं कि टैंग जोंग, मैं चाहता हूँ उस लड़के के ऊपर नजर रखो, जो भी उसके बारे में तुम्हें पता चलता है वो सब कुछ मुझे आकर बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही लड़का जहाँ पर इस कंपटीशन की ब्लैक शीप होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे वी जॉनो का दिखाया जाता है कि वी जॉनो जो होता है आराम से अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, लेकिन वो कहता है कि ये बिस्तर कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मुझे तो यहाँ पर इस बैम्बू बिस्तर के ऊपर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। तो उस बिस्तर के ऊपर चादर भी नहीं होती और वो बड़े आराम से वहां पर लेटा होता है, लेकिन उसे आराम नहीं आ रहा था। तो हमारा वी जॉनो कहता है कि यहाँ पर मैं क्या करूं, यहाँ तक मैं पत्थरों के ऊपर भी सोया हूँ, लेकिन यहाँ पर इस बैम्बू के बने हुए बेड के ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। फिर साथ ही उठकर बैठ जाता और कहता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नर्वस हो क्यों रहा। फिर साथ ही अपनी तलवार उठाता और कहता है कि चलो छोड़ो जो भी है, मैं जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वार्म अप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो वार्म अप करना अच्छी बात है, तो मैं भी जाकर वार्म अप कर लेता हूँ। और वो रात के वक्त ही वहां पर अपनी खिड़की से बाहर निकलता है, जंप करते हुए सीधा जंगल की तरफ चला जाता है। माउंटेन्स में जाने के बाद वहां पर कहता है मुझे लगता है ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब इस जगह के ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने वार्म अप नहीं किया, इसी वजह से मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी नर्वस हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा वी जॉनो जो होता है अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही वहां पर अपने मास्टर की बातों को याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि तलवार के साथ नेचुरल फ्लो को कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसे कहा था कि कैसे यहाँ पर अपनी तलवार को घुमाया जाता है। अपने दुश्मन की तलवार को भी देखना चाहिए कि दुश्मन किस तरह से तलवार घुमाता है, उसकी तलवार के फ्लो को देखना चाहिए। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पर इसको देखना है। लेकिन साथ ही फिर मास्टर एंड गेम पर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर इनविंसिबल हूँ, मेरी तलवार दुनिया में सबसे बेस्ट है, ये तुम्हें अपने आप को बताना होगा, तभी तुम यहाँ पर किसी को भी हरा सकते हो। और साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़के एक ना एक दिन तुम मुझसे भी आके निकल जाओगे। तुम्हारा वी जॉनो कहता है कि मास्टर ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ कहना तो काफी ज्यादा आसान था, लेकिन चलो क्या मैं यहाँ पर मास्टर की टेक्निक को कॉपी कर सकता हूँ। और मास्टर ने कहा था कि मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन क्या मैं यहाँ पर उनसे कभी आगे निकल पाऊंगा। तो वो ऊपर उड़ते हुए पंछियों की तरफ देखता और कहता है कि मास्टर के कहने का मतलब ये था कि मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, वो चाहते हैं कि मैं हवा में उड़ूं, लेकिन मैं हवा में कैसे उड़ सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे उड़ने की जरूरत ही क्या है, जबकि मैं ग्राउंड के ऊपर क्रॉल कर सकता हूँ। जब मैं ग्राउंड के ऊपर क्रॉल करके यहाँ पर इस तरह से फाइट कर सकता हूँ, तो फिर मुझे उड़ने की जरूरत ही क्या है जहाँ पर से मुझे गिरने का डर हो। तो वी जॉनो जो होता है अपनी तलवार उठाता है, वहां पर अपनी तलवार घुमाना शुरू कर देता है, यानी वार्म अप करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या आने वाला है।